बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूं। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदीया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया है और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो उनको ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफे जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं। जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफे जुर्म कर लिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है। जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पे ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं।
पी टी आई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह, सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर, ये तो वो नहीं चाहेंगे। हां, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें, उनको भी इजाजत देते हैं वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखिए उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती, लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए, तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए, यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे ही जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए, लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले उसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हल निकाला, और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया, उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। उसका फायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक, और दोनों को मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मैं इन दोनों से मिला भी हूं, और एक दफा नहीं मिला, मल्टीपल टाइम जब भी हम कभी जाते थे वजीर-ए-आज़म हाउस में या कोई भी जाता था वजीर-ए-आज़म हाउस में तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा जी कोई गाली नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने जमीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो जरूर डट जाएगा, ये ज्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स की इक्तदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयांती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वजीर-ए-आज़म के खिलाफ आकर गवाही दे दे? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर, जितने का केस किया हुआ इमरान खान के ऊपर। इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं,
بڑے ایکسائٹڈ تھے. یعنی ماحول جو اندر سے پتا چلا وہ یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جج صاحب سلوٹ ہی نہ مار دیں ان دونوں کو اٹھ کے کہیں. لیکن عمران خان کی موجودگی میں یہ لوگ نروس تھے. دیکھیں ویسے بھی آسان نہیں ہوتا جھوٹی گواہی دینا. آپ نے یونیفارم پہنا ہو تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی. آج کوئی آرمی چیف ہے, کل ریٹائر ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. ڈی جی آئی سی جو آج ہے کل ریٹائر ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. باجوہ بھی تو دیکھیں نا, زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا, یہ بھی طاقت وہ بھی طاقت, اس کے کپڑے اتار, اس کو ننگا کر, اس کو مار, اس کو جیل میں ڈال, عورتوں کو گھسیٹ. باجوہ نے سارا کچھ کیا نا, پھر گیا نا, دیکھو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اب. اسی طرح جو آپ کا ندیم انجم تھا, اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے اندر. میں اس کے دور میں جبری طور پہ مجھے آئی ایس آئی نے لاپتہ کیا تھا. کدھر گیا وہ؟ آئے نا, سامنا کرے اب کہیں پہ دنیا کے کسی کونے میں آ جائے. میں چیلنج کرتا ہوں, آ جائے ندیم انجم, سامنا کرے میرا, بات کر کے دکھائے. ٹکے کی اوقات نہیں رہی. تو یہ فارغ ہو جاتے ہوتے ہیں لوگ, لیکن ادارہ جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے. ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. ڈکٹیٹر تو اپنی حرکتیں کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں. یہ جو 2 فوجی افسران نے کیا, مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے. میرے دل میں بڑا احترام ہے اس یونیفارم کا کہ یہ یونیفارم قربانی دیتی ہے, اس کے اوپر خون گرتا ہے, یہ گولیاں کھاتے ہیں, بم دھماکوں میں لڑتے ہیں, بارڈر پہ لڑتے ہیں, وطن کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جھوٹی گواہی بڑی نامناسب بات, کوئی دنیا میں تسلیم نہیں کرے گا. اور بالآخر جو ہے وہ جب کوئی بھی کام نہیں آیا تو یونیفارم والے بندوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا. یہ زیادتی ادارے کے ساتھ کی گئی ہے, اور ادارہ یہ داغ نہیں دھو پائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول وزیر اعظم کے خلاف 2 فوجیوں کو جو یونیفارم تھے, ان دونوں کو پیش کیا گیا عدالت میں کہ اس کے خلاف گواہی دو. اندازہ کریں آپ, یعنی اعظم خان ان کے قابو نہیں آیا, سویلین ان کے قابو نہیں آئے, تو اب ان کو یہ کرنا پڑا. یہ ناظرین صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا اس میں عاصم منیر صاحب کے نام سب سے پہلا پیغام تھا. علیمہ خانم لے کر آئی ہیں. عمران خان نے عاصم منیر کو براہ راست پیغام بھیجا. یہ میں عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں, جو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہماری جیل میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو میرے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے, یہ مینٹل ٹارچر ہے. آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں, یہ عاصم منیر کو عمران خان کہہ رہے ہیں, آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں ٹوٹ جاؤں. ہماری ملاقاتیں ساری بند ہیں, فیملی کے ساتھ ملاقاتیں بند ہیں. اس وقت ان کو کتابیں نہیں دی جاتی, بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں یا بشرا بی بی ٹوٹ جائیں گے, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, کیونکہ یہ شرک ہے. اس لیے اس چیز کو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کبھی بھی اپنا سر یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکائیں گے. اچھا, عمران خان صاحب جو کلمے کی بات کرتے ہیں, یزیدیت اور فرعونیت کی بات کرتے ہیں, تو ساتھ ہی مفتی منیب صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے. مفتی منیب صاحب نے ایک زندگی گزاری ہے, ایک عالم دین تھے, ان کی بڑی عزت ہے پاکستان میں, لیکن عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر ان کی زبان نہیں کھلی. یہ چپ کر کے بیٹھے رہے کیس وٹ کے, انہوں نے بات ہی نہیں کی. دیگر اتنی زیادتیوں ہی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, ذلیل کیا گیا, یہ نہیں بولے. یاسمین راشد 70 سال سے زائد عمر کی خاتون, جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, نہیں بولے. سابق خاتون اول کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے, نہیں بولے. وضو کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے, نہیں بولے. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا, بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, نہیں بولے. چادر اور 4 دیواری کا تقدس بار بار پامال کیا گیا, نہیں بولے. لیکن بولتے کب ہیں؟ جب آرڈر آ جاتا ہے. تو سرکاری مولوی جو ہے نا, اور درباری مولوی جو ہے, یہ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. یہ تو مفتی صاحب آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا جا کے. ساری زندگی آپ نے گزار دی, ہم آپ کی عزت کرتے تھے, لیکن اینڈ آف دا ڈے, ویسے یہ بڑی زبردست کہاوت بھی ہے ایک, اور کال بھی ہے, کہ آخر میں جا کے سارے ایکسپوز ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ ایکسپوز ہو گئے, پتا چل گیا کہ آپ کہاں سے عہدے لیتے تھے اور کہاں آپ کے تانے بانے جڑے ہوئے تھے. آج آپ ان کے حکم کے اوپر عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, نشتر پہ برساتے ہیں, اور مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. تو عمران خان تو جھکنے والا نہیں ہے, لیکن آپ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے مفتی صاحب. آپ ظلم اور جبر کے خلاف نہیں بولے, بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر مظلوم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. دیکھیے اب آپ کے ساتھ قدرت کرتی کیا ہے. نمبر 2, عمران خان صاحب اور کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یحییٰ خان کے اوپر ہے کہ فوج نے یحییٰ خان کو الیکٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے فوج کا کندھا استعمال کر کے اپنی پوزیشن استعمال کی. انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنا 10 سال اقتدار لمبا کر لوں گا, لیکن وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے.
اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ظلم کا نظام شروع کیا، اور جب آپ ظلم کرتے ہیں اس کے نتائج دیکھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ عاصم منیر صاحب، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب یہ دونوں کے اندر عمران خان صاحب مماثلت بتا رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں 10 سال بیٹھیں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، آپ اس پر پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے آپ نے 9 مئی کیا، جو فالس فلیگ آپریشن تھا، تاکہ آپ اس بہانے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیں۔ جب الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا، اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے آپ نے دوسرے سزا شدہ لوگوں کو وہ الیکشن دے دیا۔ آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا، اس کے لیے آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے۔ اس ترمیم سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ادارہ بنا دیا، ان کو کنٹرول میں لے آئے۔ نمبر 3، ایک اور بات کی کہ آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کر دیا، اور بڑے سال لگے تھے کہ ہمارے میڈیا کچھ حد تک آزاد ہوا تھا۔ بڑے سالوں بعد جمہوریت ترقی کر رہی تھی، بڑے سال لگے کہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہی تھی۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو، یعنی رول آف لا، جمہوریت، انسانوں کے ساتھ رویہ، ظلم کی جو داستانیں جو کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں، یہ سارے تباہ ہو گئے۔